Good morning, students. So till now we have discussed the basic of linked list, and we have also discussed the difference between the array and the linked list, और linked list कैसे बनाई जाती है, क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, nodes क्या होते हैं, और मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है इसके लिए prerequisite है you must have a knowledge of how to implement the structure using C and how to play with the pointers using structures in C. So these are the things, ये आप लोगों को जरूरी है. इस वाले लेक्चर में मैं सिर्फ आप लोगों को बिल्कुल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा और छोटा सा एक लॉजिक बना के देखेंगे हम, और उसके बाद हम आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे. लेकिन इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको लोगों को बिल्कुल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर आप लोग जाएं अपना असाइनमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस करने की कोशिश करें. मैं आपको इस लेक्चर में सिर्फ दो नोट्स को कनेक्ट करके दिखाऊंगा, कैसे दो नोट्स को कनेक्ट किया जाता है और किस तरीके से डेटा स्टोर किया जाता है उसके अंदर. फिर आप चाहें तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें. तो हमारे पास पूरा एक वीक का टाइम होगा. सो यू हैव गॉट अ नॉलेज ऑफ द लिंक्ड लिस्ट आफ्टर दैट. सो लेट्स मूव ऑन. ये हम लोग लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे. फिर से मैं एक बार आप लोगों को रिफ्रेश कर देता हूँ. This is called a node. Node contains two parts. One is the data part. Second is the pointer, which is nothing but points the address of the next node. Fine. So in this way, we can connect the nodes all together. The last node is null. और जो पहला नोड होता है उसके अंदर स्टोर होता है एड्रेस सेकंड नोड का, सेकंड नोड के अंदर तीसरे नोड का, और यहाँ पे नल होता है. फाइन. So here we'll discuss the types of linked list. जो लिंक लिस्ट की टाइप्स होती हैं वो तीन तरीके से होता है लिंक लिस्ट. सबसे पहले होता है सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट. अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ. देखिए यहाँ पे क्या होता है, सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है, डबली लिंक लिस्ट क्या होता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, ये हम बाद में देखेंगे. सबसे पहले अभी हम लोग वैसे भी सिंगली लिंक लिस्ट ही डिस्कस कर रहे हैं, तो हम सिंगली लिंक लिस्ट ही पढ़ेंगे. फाइन. सो नाउ हियर इज द थिंग, हियर इज द रियल स्टफ. ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट, दिस इज द नथिंग बट योर कोड. सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, वी हैव क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर. एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है जिसका नाम रखा है मैंने नोड, और इसके अंदर सिर्फ दो ही चीजें होने वाली हैं. एक तो डेटा होने वाला है, दूसरा क्या होने वाला है, पॉइंटर. ठीक है. और पॉइंटर कौन सा होगा, ये इसी का ही पॉइंटर होगा, स्ट्रक्चर नोड का. तो मैं स्ट्रक्चर का खुद का एक पॉइंटर मैंने बना दिया है. तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा ये मेरा स्ट्रक्चर है. यहाँ पे सबसे पहला डेटा होगा, दूसरा होगा एड्रेस टू द अनदर स्ट्रक्चर. ठीक है. जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे एक इंटीजर डेटा है. यहाँ पे आप देख रहे हैं नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट. फाइन. सॉरी, यहाँ पे ये जो पॉइंटर है इसका नाम नेक्स्ट है, मैंने मिसप्रिंट कर दिया, ये नोड लिख दिया है मैंने. ये आप रेक्टिफाई कर लेना, इसको क्लियर कर लेना. ये नेक्स्ट है, इट इज नॉट नोड. तो यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल है नेक्स्ट. नेक्स्ट का जो क्या होगा वो क्या स्टोर करेगा, इस वाले नोड का एड्रेस. आप देख रहे हैं यहाँ पे %b. %, क्या शो करता है, %, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को शो करता है. जब हम, आपने याद होगा, जब भी हम स्कैन एफ स्टेटमेंट यूज करते हैं तो स्कैन एफ में हम %, ही यूज करते हैं, क्योंकि हमें उसके अंदर जब भी हम यूजर से वैल्यू एंटर करवाते हैं तो हमें %, की जरूरत पड़ती है, जिससे कि वैल्यू उस एड्रेस पे स्टोर हो सके. फाइन. और ये इसके लिखने के तरीके हैं. आप दूसरे तरीके से भी हम ये बात कर सकते हैं. यहाँ पे इंटीजर डेटा लिखा है और यहाँ पे %b, और यहाँ पे इंटीजर डेटा और नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट. तो ये क्या कर रहा है, अब ये दूसरे वाले स्ट्रक्चर को पॉइंट करेगा. लेकिन अभी हम सिर्फ दो ही नोड्स की बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको देखते हैं. तो अवर नोड शुड स्टोर सम डेटा एंड अ कनेक्शन टू द डिफरेंट नोड. ये कनेक्शन इज नथिंग बट द पॉइंटर वेरिएबल. वी विल यूज द स्ट्रक्चर टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन एंड टू स्टोर द कनेक्शन. We can simply store the address of the node which it will be linked to this. ठीक है. तो इस तरीके से हम कनेक्शन को बना सकते हैं और इस तरीके से स्ट्रक्चर को ऐड कर सकते हैं. अब मैं बात करता हूं कि एक प्रोग्राम की. मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिएट द टू नोड्स एंड कनेक्ट टुगेदर. तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम इसी को देखेंगे, इसको एनालिसिस करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो एस, कैपिटल एस है, इसको आप स्मॉल एस ही लिखें, और यहाँ पे जो कैपिटल एम लिखा है इसको भी स्मॉल एम ही लिखें. ठीक है. क्योंकि जो सी लैंग्वेज होती है वो केस सेंसिटिव होती है, तो इसको आप
स्मॉल एस और स्मॉल एम में ही एज्यूम करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्ट नोड। दैट मीन्स कि मैंने कंपाइलर को बता दिया है कि मैं एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है नोड, ठीक है। और इसके अंदर दो ही तरह के एलिमेंट रहने वाले हैं, एक तो इंटीजर टाइप का रहेगा जिसको हम बोलेंगे डेटा, और दूसरा मेरा होगा नेक्स्ट, एस्ट्रिक नेक्स्ट, जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है, इस स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर वेरिएबल। दूसरा उसके बाद मेरे को क्या कर देना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। दैट मीन्स कि ये मेरा स्ट्रक्चर का सिंटेक्स पूरा हो गया। दूसरी बात आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस करी होगी कि मैंने इसको मेन के ऊपर लिखा है। तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने इसको मेन के ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि मैं इसको डिक्लेयर करना चाहता हूँ कैसे, ग्लोबली, ठीक है। अगर मैं इसको मेन के अंदर ही डिक्लेयर करता तो ये लोकली डिक्लेयर होता, लेकिन अगर मैं किसी भी वेरिएबल, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, चाहे वो डेटा टाइप हो, ठीक है। स्ट्रक्चर भी एक तरह का डेटा टाइप है, ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, हम लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर क्या है और क्या नहीं है, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखें जिसमें मैंने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है, या फिर आप वेबसाइट पे जाएं, गूगल करें स्ट्रक्चर को और उसको समझें। अगर ये आपको स्टूडेंट्स नहीं समझ में आया तो आगे का पार्ट आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। अब हम अरेज को नहीं पढ़ेंगे, अब हम सिर्फ स्ट्रक्चर्स को पढ़ने वाले हैं। फाइन। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, इसको ग्लोबली डिक्लेयर किया है। ग्लोबली डिक्लेयर करने का मतलब क्या है कि जो मैं किसी भी चीज को, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो डेटा टाइप हो, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, चाहे वो फंक्शन हो, किसी को भी मैं मेन के बाहर डिक्लेयर करता हूँ, दैट मीन्स कि मैं उसको ग्लोबली डिक्लेयर करता हूँ। और ग्लोबली डिक्लेयर चीज का जो लाइफ और स्कोप होती है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होती है, ठीक है। आई होप कि यू नो द लो लाइफ एंड स्कोप। जब आपने स्टोरेज क्लासेस पढ़ी होंगी सी लैंग्वेज के अंदर, आपको पता होगा क्या होता है लाइफ एंड स्कोप। तो मैं इस चीज को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर, हम आगे देखते हैं कोड में। मैंने यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाया है, कर्ली ब्रेसेस ओपन। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी। तो अब ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे एक तो मेरे पास मतलब दो नोड्स रहने वाले हैं। पहला नोड होगा मेरा क्या, ए, और दूसरा नोड होगा मेरा बी, ठीक है। और ये दोनों ही पॉइंटर वेरिएबल है। अब मेरे को क्या करना है, दो चीजें करनी है। सबसे पहले मेरे को इसके अंदर डेटा स्टोर करना है, और दूसरा इसके अंदर इनको दोनों को कनेक्ट करना है। अब वो मैं कैसे करूंगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट लिखा है ए इक्वल्स टू मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखा है बी इक्वल्स टू मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को ये समझना पड़ेगा ये क्या चीज होती है। जिन स्टूडेंट्स ने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस यूज किया होगा, मैलॉक फंक्शन यूज किया होगा, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। ए इक्वल्स टू मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, इसका क्या मतलब है मैं आप लोगों को समझा। तो मैलॉक एक फंक्शन होता है। फंक्शन की पहचान यही है कि यहाँ पे हमने स्मॉल ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं, दैट मीन्स के एक फंक्शन है, ठीक है। प्रिंट एफ भी एक तरह का लाइब्रेरी फंक्शन है, मैलॉक भी एक तरह का लाइब्रेरी फंक्शन है। मैलॉक क्या करता है कि डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है। अब आपने इसके अंदर देखा होगा साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, मतलब जितनी भी मेरे को साइज होगी स्ट्रक्ट नोड की, उसके हिसाब से ये एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैंने बी लिखा है, बी साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ए और बी में जब मैं डेटा स्टोर करूंगा वो कब होगा, रन टाइम पे होगा, डायनेमिकली एलोकेट होगा, कंपाइल टाइम में नहीं होगा। मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। चाहे मैं डिफाइन बोलूं या डिक्लेयर बोलूं, बात एक ही होती है। मतलब मैं अगर इंट ए इक्वल्स टू 10 लिख रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैं ए को डिफाइन कर रहा हूँ। अगर मैं खाली इंट ए लिख रहा हूँ तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या शो कर रहे हैं कि मैंने ए और बी को डायनेमिकली एलोकेशन कर दिया है। डायनेमिकली एलोकेशन करने के लिए मैलॉक फंक्शन काम में आता है, और ये इसका सिंटेक्स है। तो मैलॉक ब्रैकेट साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कंपाइलर स्ट्रक्ट नोड की जो साइज होगी उसको ले लेगा और उसको डायनेमिकली एलोकेट करेगा। डायनेमिकली एलोकेशन का मतलब है कि इसको रन टाइम पे करेगा, कंपाइल टाइम पे नहीं करेगा। वो अरे के केस में होता है। अब मुझे क्या करना है, डेटा फीड करना है और पॉइंटर फीड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मैं एक नई चीज यूज कर रहा हूँ, दिस इज नोन एज एरो ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर है। अगर ये पॉइंटर नहीं होता, ये सिंपल ए और बी वेरिएबल्स होते तो मैं यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज करता, लेकिन ये पॉइंटर वेरिएबल्स है तो मेरे को एरो ऑपरेटर यूज करना है। तो अभी आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में जब हम स्ट्रक्चर पढ़ा था, पॉइंटर्स पढ़े थे, तो बताया था। इस स्टेटमेंट को देखते हैं सबसे पहले, ए एरो ऑपरेटर डेटा, दैट मीन्स के अभी ए किस तरीके से एक्ट करेगा, डेटा की तरह एक्ट करेगा। और मैंने यहाँ पे डेटा क्या स्टोर कर दिया, 20,
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 20.4 भी करूंगा तो ये इसको क्या कर देगा, ट्रंकेट कर देगा, 20 ही स्टोर करेगा। फाइन। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बी एरो ऑपरेटर डेटा, दैट मीन्स कि फिर से डेटा को मैं पॉइंट कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरा जो नोड है वो चेंज हो चुका है। अब मेरा नोड क्या हो गया, बी हो गया है। तो अभी हमने प्रीवियस उसके अंदर देखा था कि यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे तो 20 स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, 23 स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो अभी सिर्फ आप इस दो पार्ट को देखो, यहाँ पे मैंने एरो ऑपरेटर काम में लिया है, ए मैंने काम में लिया है। ए मेरा एक वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल। किस तरह का पॉइंटर वेरिएबल है, स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल है। और बी भी मेरा स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल है। तो जब मैं ए एरो ऑपरेटर डेटा इक्वल टू 20 लिख रहा हूँ, दैट मीन्स के मेरा पहला नोड क्रिएट हो गया, उसके अंदर मैंने डेटा क्या स्टोर कर दिया, 20। और बी एरो ऑपरेटर डेटा लिख रहा हूँ 20, दैट मीन्स के मैंने एक और नोड तैयार कर लिया जिसका नाम बी है, और वो कौन, उसके डेटा वाले पार्ट पे क्या स्टोर हो जाएगा, 20। अब क्या करना है मुझे, कनेक्शन ही करना है और कुछ नहीं करना। कनेक्शन के लिए मेरे को कौन सा वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए एरो ऑपरेटर नेक्स्ट बी, दैट मीन्स व्हाट, कि जो बी का एड्रेस होगा वो ए पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंट करेगा, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल है तो ये पॉइंट करेगा। अगर दूसरे वर्ड में मैं बात करूं तो ये ए के अंदर जो मेरा ये वाला पार्ट है, ये वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर क्या कर देगा, बी के एड्रेस को स्टोर कर देगा। यहाँ पे मेरे को M% लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। मैंने डायरेक्ट लिख दिया ए एरो ऑपरेटर नेक्स्ट इक्वल्स टू बी, दैट मीन्स कि ऑटोमेटिकली जो बी का एड्रेस होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। यहाँ मैं M% कब लिखता, यहाँ मैं M% जब लिखता अगर ये मान लो पॉइंटर वेरिएबल ही नहीं होता, तो उस केस में क्या होता, मेरे को यहाँ पे बी ए डॉट नेक्स्ट यूज करना पड़ता और फिर मैं उसके बाद M% करता। लेकिन खाली एड्रेस स्टोर करने से मेरे को कोई मतलब नहीं था, एड्रेस के साथ जब भी खेला जाता है जब हम पॉइंटर्स को काम में लेते हैं। ठीक है। पॉइंटर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि पॉइंटर को इनिशियलाइज करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया, मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं और ये दोनों स्टेटमेंट नहीं चलाऊं, तो क्या होता है, कोई भी गार्बेज वैल्यू को या एड्रेस को पॉइंट करने लग जाएगा, तो वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है। दोज आर नोन एज डैंगलिंग पॉइंटर्स, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट उसके बारे में कह रहा, अभी हम बात करने का कोई स्कोप भी नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी एरो ऑपरेटर नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो ही मेरे पास नोड्स होने वाले हैं। तो जो मेरा बी का होगा वो किसको पॉइंट करेगा, नल को। नल का मतलब कि यहाँ पे अब आगे कुछ भी नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है %d ए एरो ऑपरेटर डेटा, ए एरो ऑपरेटर नेक्स्ट एरो ऑपरेटर डेटा। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, आउटपुट में क्या देखना है, सिर्फ 20 और 23 देखना है। ये कैसे आया, एंड यूजर को इससे लेना देना नहीं है। ठीक है। तो मेरे को आउटपुट में क्या चाहिए, 20 और 23। अब वो कैसे आएगा, जब मैं ए को एरो ऑपरेटर डेटा, दैट मीन्स के क्या करेगा, ये इसके अंदर जो भी वैल्यू, जो भी एड्रेस स्टोर करा उसकी वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। तो इसके अंदर इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होगा उसको ये रिटर्न करेगा। तो इसके अंदर कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है 20, तो ये 20 को रिटर्न करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी। तो ये क्या कर रहा है, ए एरो ऑपरेटर नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे ए एरो ऑपरेटर नेक्स्ट क्या कर रहा है, इसके एड्रेस को, मतलब बी के एड्रेस पर जो भी वैल्यू होगी उसको रिटर्न करेगा। ठीक है। इसको समझा आपने, ये स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है। ए एरो ऑपरेटर नेक्स्ट का मतलब ये है कि बी का जो एड्रेस है वो नेक्स्ट के पास ए में जो है स्टोर है। ये देखिए आप, यहाँ पे इसका बी का एड्रेस स्टोर है। दैट मीन्स एरो ऑपरेटर अब क्या करेगा, जो इस एड्रेस पे वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा। तो उस पे कौन सी वैल्यू है, डेटा वैल्यू है, और डेटा वैल्यू क्या है, 23। ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट बी एरो ऑपरेटर डेटा भी लिख सकता था, लेकिन मेरे को आपको पॉइंटर समझाना था, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। आप करके देखिएगा, अगर मैं बी एरो ऑपरेटर डेटा लिखता हूँ तो क्या होता है। और यहाँ पे लास्ट मैंने लिख दिया रिटर्न 0। सो बाय दिस आई एंड दिस लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक थोड़ा सा ग्लिम्स, एक थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, लॉजिक समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। And in the coming lectures we will see linked list in details, we will see the operation insertion deletion traversing कैसे होती है, और जो different types of linked list है उसको भी हम पढ़ेंगे। Thank you.